हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईबीएस का पार्ट 1 के अंतर्गत मलेरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मलेरिया के जो थे ये रोनाल्डो रॉस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। यह भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एलर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। अब हम हमारे शरीर के विभिन्न पोषक तत्व की जो हमें आवश्यकता होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और खनिज लवण अलग हो सकते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के
थैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियाँ होती है। चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को मोल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर और सेककर। अचार रखने के लिए कांच के जार को और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है। यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब तक उल्टियाँ, दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला देना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयों जो घरेलू भी हो सकती है लेना चाहिए। सब्जियाँ: अधिकतर सब्जियाँ फलों के फूल होती है और कुछ सब्जियाँ पौधों का फल भी होती है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियाँ में मिलता है। विदेशों से आने वाली सब्जियाँ: हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया। देखिए, हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया था। गोभी और मटर यूरोप से आई थी। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आई और सोयाबीन चीन से आई। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सब्जियां किस देश से आई है, तो ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं: जड़, मूली, गाजर, चुकंदर का हम इसे जड़ खाते हैं। तना खाने वाले पौधे हैं आलू, प्याज, अदरक। अब जिसकी पत्ती खाते हैं वो है धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, करी पत्ता। इसकी हम पत्तियां खाते हैं। अब बीज, जिस पौधे के बीज खाते हैं वह है चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ और धान। फूल, जिसके हम फूल खाते हैं वह है सहजन, केला, कचनार। और फली खाने वाले पौधे हैं, इसकी फली हम खाते हैं, वह है मटर। आगे बढ़ते हैं, अब घास के बारे में पढ़ते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों का सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जिस मैदान में 1 टीन बीज बोए जाते हैं उसे 1 टीन जमीन बोलते हैं। कुडुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुडुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी यहीं ले लेगी और फसल कम होगी। अब है क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है।
जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। प्रकाश संश्लेषण, इसके बारे में अब जानते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं। पादप मतलब पौधा, पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक, जिसे अंग्रेजी में पिगमेंट कहते हैं, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। झूम खेती, झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वह ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित खेती या झूम खेती उत्तर पूर्व पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। धन्यवाद। अब हम इसके आगे ईवीएस के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।